चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन तो आपका पेट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एयर वाली बुकलेट से आया है, डायरेक्ट स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, कोई लॉजिक बहुत हाई फाई होना नहीं था, ठीक है, बट फिर भी इसको अगर स्टूडेंट गलत कर दें तो फिर उनकी खैर कौन मनाए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते ही आपका आंसर हाथ में आ जाएगा। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं, मल्टीपल टाइम से रिपीट हुआ आज तक की हिस्ट्री में, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है व्हेन रिडक्शन इन द एम्बिएंट टेम्परेचर विद हाइट आर, ठीक है, कि जो टेम्परेचर में डिक्रीज है विद हाइट, एम्बिएंट, एम्बिएंट मतलब क्या हुआ, ईएलआर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईएलआर की बात कर रहा है ना, इज ग्रेटर देन द चेंज इन टेम्परेचर विद हाइट इंड्यूस बाय ड्राई एडियाबैथिक प्रोसेस आरडी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, इसने दो चीजें कही यहाँ पे। इसने कहा कि मैं ईएलआर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एम्बिएंट टेम्परेचर वाले ईएलआर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल आर से, और मैं डीएलआर को, ड्राई एडियाबैटिक रेव्स वाले को एक्सप्रेस कर रहा हूं आरडी से। देखो लिखा भी हुआ है ना आरडी, ठीक है। तो ये इसमें मुझे समस्या क्या है, इसमें तो तीन ही केस बनेंगे। इसने कह दिया व्हेन रिडक्शन इन टेम्परेचर विद हाइट आर इज ग्रेटर, मतलब ये क्या केस कहना चाह रहा है मुझे, ये केस कहना चाह रहा है कि ईएलआर इज ग्रेटर देन डीएलआर। और इसको तो आप में से कोई भी बता देगा कि जब ईएलआर ग्रेटर देन डीएलआर है तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब इसमें अनस्टेबल वाला ऑप्शन एक ही दिया हुआ है भाई, थर्ड, एब्सोल्युटली अनस्टेबल, ये आ गया आंसर, ठीक है। इसमें क्या करना था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अगर ये उल्टा होता था, डीएलआर इज ग्रेटर देन ईएलआर, तो स्टेबल हो जाता, दोनों इक्वल होते, न्यूट्रल हो जाता। अगर डीएलआर इज ग्रेटर देन ईएलआर ग्रेटर देन एसएआर होता, कंडीशनली अनस्टेबल हो जाता। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? ये तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। ये तो आपको फ्री बाइज है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि स्कोर बढ़ाओ, इंक्रीज यूर स्कोर फ्रीली। तो इसमें तो सीधा दे दिया कि ईएलआर इज ग्रेटर देन डीएलआर, तो मैं कह दूंगा कि एब्सोल्युटली अनस्टेबल है, खत्म, स्टोरी ओवर, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्ट आती है। ईएलआर, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ईएलआर क्या होती थी वहां पे, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, जिसकी वैल्यू आती थी -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है। ये ईयर में आपको पढ़ाया है, स्टेबिलिटी में मैंने ही पढ़ाया था, ये टॉपिक तो मुझे याद आ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 7 में? जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट? और अगर आप वैसे ना भी मिलता हो टाइम पढ़ने का, तो कम से कम इतनी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जितने क्वेश्चन हम पर डे डिस्कस करें, क्योंकि मैं पहले ही खत्म कर दूंगा पेपर से, तो उतने क्वेश्चन आप पढ़ लें अपने सोल्यूशन में अच्छे से, छोड़े ना उसको कोई, कहीं भरोसे बैठे रहेंगे जी। क्योंकि ज्यादा नहीं तो इन 100 क्वेश्चन में से कम 12-15 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, सीधे, ठीक है, जो ट्रेंड दिख रहा है। तो आने चाहिए सारी चीजें, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव आइटम है। तो ये तो आपको पता ही है कि स्टेबल में डीएलआर इज ग्रेटर देन ईएलआर, है ना, कंडीशनल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा। आगे आते हैं, ये तो बिल्कुल हलवा दे दिया, रिपीट क्वेश्चन है, 4 बार आ चुका है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर करे हैं उनको पता होगा, ठीक है। अली सर के डायनेमिक्स के कोर्स में भी है, और वैसे भी ये इसमें कोई लॉजिक है नहीं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, देखिए ध्यान से। इसमें सिर्फ एक फार्मूला लगना था, जिसको शायद बार बार लिखा गया और कई बार ये क्वेश्चन आया है, अगर आप असाइनमेंट करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और मैंने जब देखा, मुझे तो सिर्फ इसको देख के हंसी आई और कुछ नहीं आया। कहता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 5 ग्राम पर मीटर क्यूब, एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड at the same temperature is 10 ग्राम पर मीटर क्यूब, what is the relative humidity at the same temperature? भैया इसमें कुछ नहीं करना होता, you just have to apply the formula for relative humidity। सिंपल सा फार्मूला होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, मैं बता देता हूं आपको। परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, ठीक है, हम्म, इसमें क्या लिखते हैं, वैसे दो तरह से इसको लिखते हैं। एक तो ये लिखते हैं प्रेशर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं,
ठीक है, अब वो भी लिख देते हैं। नीचे क्या लिखते हैं? प्रेशर एट सैचुरेशन, ठीक है। या फिर लिखने वाले इसको ऐसे भी लिख देते हैं, वेपर प्रेशर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू 100। तो अब चलेंगे, जब दो प्रेशर जो इसने कहा है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज दिस मच, ठीक है। ये तो आ गया ऊपर 5 ग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो कब है? जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आप कर रहे हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर क्या कह रहा है? मैक्सिमम, मतलब सैचुरेशन वाला हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड एट द सेम टेम्परेचर। ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर हो गया आपका। इसको आप नीचे रख देंगे, सैचुरेशन वेपर प्रेशर 10 ग्राम पर मीटर क्यूब इनटू 100। जैसे ही आप इसको करोगे आंसर आ जाएगा 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई 50%। ये हमने सारा किया हुआ है, नीचे आपको दिखेगा सोल्यूशन में ना, सारा आपको दिखेगा। ये बिल्कुल डिटेल में मैंने किया और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है गाइज हो जाएगा 50%, विच इज द करेक्ट ऑप्शन थर्ड। 50% इसका आंसर रहने वाला है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप बिल्कुल सब कुछ ये हमने बताया हुआ है कि कैसे होता है, एक्चुअल वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर डेंसिटी, ठीक है। ये आपका जो मेन फार्मूला है यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। और ये दोबारा भी आ सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि काम का फार्मूला है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बेसिकली एक्चुअल वेपर प्रेशर या एक्चुअल वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर डेंसिटी जो दी हुई है, और इनटू 100। तो हमने इसको पूरा अच्छे से एकदम सॉल्व किया है, देखिए आपके सामने। 5 ग्राम पर मीटर क्यूब एक्चुअल वेपर डेंसिटी है एट 10 डिग्री, और सैचुरेशन वेपर डेंसिटी कितनी है? 10 ग्राम पर मीटर क्यूब इनटू 100। तो करेक्ट आंसर आ गया 50% इज द करेक्ट आंसर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। किसी को कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में? अरे बड़े छोटे छोटे और बड़े नकली टाइप के सवाल आते हैं भाई, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सोचते। मुझे तो बिल्कुल देख के एकदम हंसी आ रही थी इसको, कि क्या ये पूछने का कोई तरीका नहीं है, कुछ अच्छा पूछो भाई। बच्चों से पूछना है तो कुछ लेवल का तो पूछो, ये तो लेवल का है ही नहीं, ये तो गिरा हुआ है, ठीक है। तो आपको देख के लगेगा कि कुछ था ही नहीं पेपर में। आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। 15-20 क्वेश्चन भी अगर हो जाएंगे तो सफिशिएंट है, पर इनको पढ़ना है जरूर अच्छे से। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मार्च में भी ये रिपीट हुआ। इसको पता नहीं क्या लगाव है कि हैवी मेटल वाले वुड प्रिजर्वेटिव कौन से हैं, ठीक है। ये कौन तो महानुभाव है मुझे नहीं पता, बट देयर इज समवन हु इज अ लवर विद हैवी मेटल एंड वुड प्रिजर्वेटिव। कुछ तो लॉजिक है। तीसरी बार ये क्वेश्चन दिख रहा है, सितंबर में दिखा, मार्च में दिखा, और फिर से जून में दिखा, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम रिपीटेड है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नॉट यूज्ड इन वुड प्रिजर्वेटिव। तो बस मुझे क्या करना है, मुझे देख लेना है कौन कौन से वुड प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, ठीक है। तो वुड प्रिजर्वेटिव वाले जो होते हैं यूज, उसको ध्यान रख लो। तो आर्सेनिक, कॉपर और क्रोमियम यूज होते हैं, लेड यूज नहीं होता एज अ वुड प्रिजर्वेटिव में। तो देख लेते हैं इसको क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। पुराना पुराना ही क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा पहले भी। क्या कहते हैं? वुड प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग क्रोमेटेड आर्सेनिकल्स इंक्लूडिंग प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग क्रोमियम, कॉपर एंड आर्सेनिक। तो जो पुराने टाइम में जब इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी, तो हम क्रोमेटेड कंपाउंड या क्रोमिक कंपाउंड यूज करते थे। उसमें प्रिजर्वेटिव भी होते थे बहुत सारे, क्रोमियम होता था, कॉपर होता था, आर्सेनिक होता था। सिंस 1940s वुड हैज बीन प्रिजर्व्ड विद क्रोमेटेड आर्सेनिकल। ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्लास है क्रोमेटेड आर्सेनिकल्स, ठीक है। तो क्रोमेटेड आर्सेनिकल को यूज करते थे टू प्रोटेक्ट द वुड फ्रॉम द रोटिंग ड्यू टू द इंसेक्ट एंड माइक्रोबियल एजेंट अटैक एंड वुड बोरिंग मरीन वर्टिब्रेट, इनसे बचाने के लिए, है ना। उसके बाद from 1970 to the early 2000, the majority of the wood used to outdoor residential setting was chromated arsenical treated wood. तो ये स्पेसिफिक टाइप की वुड होती थी, क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट, सीसीए ये कंपाउंड था, ये ध्यान रखिएगा। क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट, इसको भी पूछ सकते हैं आपसे। तो क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट होता था पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड, ठीक है। ये आपको बचा के रखता था। और इसमें आपका क्रोमियम हो गया, क्रोमेटेड कह दिया, तो कॉपर आर्सेनिकल मतलब कॉपर और आर्सेनिक भी हो गए।
तो क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट ट्रीटमेंट, कॉपर इज द प्राइमरी फंजीसाइड, आर्सेनिक इज द सेकेंडरी फंजीसाइड एन इंसेक्टिसाइड एंड क्रोमियम इज अ फिक्सेटिव। ये भी पता होना चाहिए आपको कि जो प्राइमरी फंजीसाइड था इसमें कॉपर था, सेकेंडरी फंजीसाइड जो था, ठीक है, आर्सेनिक था, और जो क्रोमियम था वो एज ए फिक्सेटिव काम करता था, विच ऑल्सो प्रोवाइड यूवी लाइट रेजिस्टेंस। रिकॉग्नाइज फॉर द ग्रीनिश टिंट इट इम्पैक्ट टू टिम्बर, क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट प्रिजर्वेटिव, दैट्स व्हाई वेरी कॉमन फॉर मेनी डिकेड्स। बहुत टाइम तक इसका लोगों ने यूज किया। In the pressure treatment process, an aqueous solution of CCA is applied using a vacuum pressure cycle. इसको आप कोट कर लेते थे बस वुड को और आपका काम चल जाता था, पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कंपाउंड होते थे। तो बस मुझे पता चल गया कि क्रोमियम कॉपर और आर्सेनिक होता था, तो कौन नहीं होता था भाई? जो नहीं होता था उसको अलग कर दो। होता कौन नहीं था उसके अंदर? लेड नहीं होता था साहब। और पूछा भी है विच इज नॉट यूज्ड इन वुड प्रिजर्वेटिव। तो वुड को प्रिजर्व करने के लिए ये तीन तो पक्के हैं, कॉपर आर्सेनिक एंड क्रोमियम। इनका तो कोई भाग्य बदल नहीं सकता। कॉपर आर्सेनिक एंड क्रोमियम, ये तीनों तो वुड प्रिजर्वेटिव में रहते ही हैं, जो लकड़ी आपकी प्रिजर्व रहे। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? तो लेड आउट ऑफ द बॉक्स है। लेड को इसलिए भी नहीं किया, न्यूरोटॉक्सिक है। डेली अगर लोगों का ऐसी चीजों से वास्ता पड़ेगा लेड वाली से तो गड़बड़ हो जाएगी। लेड इज अ न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है, टेट्राइथाइलेट की याद कर लो अगर ना याद आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सारी डिटेल वहां मेंशन है, बस अच्छे से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट में भी एक बार आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है, केमिस्ट्री की, इसीलिए इस क्वेश्चन का लेवल बहुत लो है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। और पहले भी एक बार फ्यूल सेल की एफिशिएंसी आ चुकी है, फ्यूल सेल के बारे में पूछा जा चुका है, अगर आपने असाइनमेंट उठा के देखा हो तो। नंबर 10 की बात करते हैं। फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट डायरेक्टली कन्वर्ट। भैया ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर यहाँ पे होता, इवन छोटा बच्चा भी होता, फ्यूल सेल आपने कह दिया तो फाइनल तो मुझे पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो फाइनल तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अगर मुझे नहीं भी आ रहा होता तब मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को? तो आउटपुट तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है वहां पे, तो मैकेनिकल एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो सोलर एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी हो नहीं सकती है, सोलर सेल तो है नहीं। ये तो किसका प्रिंसिपल है? नेगेट करके भी आप कर सकते हैं, ये तो किसका प्रिंसिपल है भाई जी? ये तो सोलर सेल है, या सोलर पैनल है, या फोटोवोल्टाइक है। तो आंसर जो है आपका 2 नंबर हो जाएगा या बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल। तो पेपर में उतना मुश्किल होता नहीं है जितना आप बना देते हो। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट केमिकल फ्यूल सेल बेसिकली कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हाँ। पर वही है कि प्रेशर में लोगों को शायद उतना सूझता नहीं है, तो इसीलिए गड़बड़ कर देते हैं। तो लिखा भी देखो, मेंशन कर दिया हमने सारा कि क्या है ना? तो सारा हमने मेंशन किया है यहाँ पे आपको कि फ्यूल सेल रिक्वायर अ कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जनरली ऑक्सीजन, इन ऑर्डर टू सस्टेन द reaction that generate the electricity, है ना? These cells are constantly generating electricity until the supply of the fuel and the oxygen is cut off। तो आपको मिलती रहेगी। और फिर मेंशन भी किया हमने कि कितना कितना है इसमें। और फ्यूल सेल की वर्किंग भी यहाँ पे, एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, ये सब 11th 12th का है मटेरियल, है ना? तो कहीं कहीं इसको मेंशन भी किया गया है कि 70 to 90% के आसपास भी एफिशिएंसी है, 0.96 भी है। तीन तरह के होते हैं, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, मल्टीपल टाइप के हैं। सॉलिड एसिड फ्यूल सेल, अल्कलाइन फ्यूल सेल, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स, मोल्टन कार्बन फ्यूल सेल। एप्लीकेशन क्या है ये एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे पूछेगा तो बहुत बेसिक सा ही, बट अगर पूछ ले तो फिर पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हट सकते। क्लियर है फ्यूल सेल का लॉजिक? जल्दी बताओ। फ्यूल सेल क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो डिबेट कर लेना, क्योंकि जरूरी है डिबेट होनी, डिबेट होगी
तभी आप लोगों को दिमाग में याद रहेगा कि सर ने क्या बोला था, मास्टर जी ने क्या पढ़ाया था। डिबेट नहीं होगी अगर लॉजिक पे तो फिर बेकार है। अगला क्वेश्चन भी आपकी बुकलेट से लिया गया है, डायरेक्टली फ्रॉम द टॉपिक सॉइल। मैंने बोला ना, सॉइल और इकोलॉजी जो है वो आपके किंग मेकर हैं। ठीक है, जैसे सरकार बनाने में भूमिका होती है ना, ऐसे सॉइल और इसकी बहुत भूमिका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, assertion रीजन का क्वेश्चन है। देयर आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज assertion, अदर लेबल एज रीजन। assertion क्या कहता है? assertion कहता है, एक बात और छोटी सी यहां मेंशन करूंगा आपको, जब भी आप assertion रीजन का क्वेश्चन करें, पहले आप रीजन को पढ़ें। ठीक है, हमेशा पहले रीजन को पढ़ें। रीजन में क्या लिखता है? ईयर अराउंड हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल लीचेस ऑल द बेसिक कैटाइन फ्रॉम द प्राइमरी रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। की साल भर ज्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, और इस वजह से बहुत सारी रेनफॉल होती है और सारे बेसिक कैटाइन रिलीज हो जाते हैं। जब हम आपको या मैडम ने सॉइल पढ़ाई थी तो आपको ये बताया था आपके बेसिक कैटाइन कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। और आपके एसिडिक कैटाइन कौन से होते हैं? एसिडिक कैटाइन एल्युमिनियम 3+ होते हैं, H+ आयन होते हैं। राइट और रॉन्ग, एग्री और नॉट एग्री, जल्दी बता दो भाई। है ना? है ना? ये पढ़ा था आपने, आपकी बुकलेट में भी मेंशन है, इसीलिए मैंने कहा है डायरेक्ट लिया गया और रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं आदर्शन के ऊपर। आदर्शन क्या कहता है बॉस? आदर्शन कहता है कि मैं आदर्शन हूं। ठीक है, आदर्शन क्या कहता है? नेचुरल एसिडिक सॉइल आर फाउंड मोर इन ट्रॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इन ट्रॉपिक्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ एक्सेसिव वेदरिंग ऑफ सॉइल मिनरल। ठीक है, तो जो नेचुरली एसिडिक सॉइल है वो इस वजह से भी बनी है वहां पे, क्योंकि बेसिक कैटाइन जो है सारे लीच हो गए। और वो कहाँ मिलता है मेनली? वो कंडीशन मिलती है आपको ट्रॉपिक्स में। तो नेचुरली एसिडिक सॉइल जो है वो ट्रॉपिक्स में इसलिए मिली क्योंकि बारिश ठीक ठाक होती है, टेम्परेचर ठीक ठाक होता है। और हजारों सालों तक जब ऐसा हुआ तो जितने भी सॉइल मिनरल थे वो वेदर हो गए और लीच कर गए। अब इसको लॉजिक भी इसने सही दिया है, ईयर अराउंड हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल दिस विल लीड टू द लीचिंग ऑफ द बेसिक कैटाइन फ्रॉम द प्राइमरी रॉक फॉर्मिंग मिनरल। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक दूसरे को एक्सप्लोन भी कर रहे हैं। तो फिर लगाओ टिक ऑप्शन नंबर 1 पे। both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So the correct answer here is 1. समझ में आया सबको ये बात? क्यों ऐसा कहा? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन नंबर 11 में? जल्दी बताओ। अगर डाउट है तो बता दो, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे को तो सारे कराने हैं, आपको ढंग से कराने हैं, सो दैट जब आप पढ़ो आपको कोई भी चीज इलॉजिकल ना लगे। देखो जरा, यहाँ पे हमने सब मेंशन कर दिया है कि वाई सॉइल बिकम मोर एसिडिक, रेनफॉल ज्यादा हो, लीचिंग ज्यादा हो। ठीक है, पेरेंट मटेरियल आपका एसिडिक हो। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो, डिके, हार्वेस्टेड ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप्स, नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया, ये हमने सब पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, वहां पे एसिडिक सॉइल में सब पढ़ाया गया, ये मेंशन भी किया है कि कौन कौन सी आपकी बेसिक कैटाइन है, अल्कलाइन कैटाइंस कौन सी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और रेनफॉल और लीचिंग का क्या रिलेशनशिप है वो भी हमने मेंशन किया गया, पेरेंट मटेरियल कैसे रोल प्ले करता है, नाइट्रिफिकेशन कैसे एसिडिक बनाता है, क्या होता है एसिडिक सॉइल में, एलिमेंट की टॉक्सिसिटी कब ज्यादा होती है कब कम होती है, एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी के जो तीनों केस हैं वो भी, एवरीथिंग हैव बीन मेंशन। ठीक है, उसको एक बार पढ़ सकते हैं, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। आगे आए, आगे आ जाएं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम आपके जिगर का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिया गया है जी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से, अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं कहूंगा मैं, या स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोस्फेयर से, जहां पे हम ओशियन पढ़ते थे। और ओशियन में हम पढ़ते थे मिड ओशियनिक रिजेस। ठीक है, ये भी हम वहां पे बात करते थे, और वहां पे हम दो तरह की क्रस्ट पढ़ते थे, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। और जो हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पढ़ते थे हम कहते थे सिलिका और एल्यूमिनियम है इसमें, इसके अंदर क्या है, ग्रेनाइटिक है। और जो हम ओशियनिक क्रस्ट पढ़ते थे हम कहते थे सिलिका और मैग्नीशियम है और बेसोल्टिक है ना?
तो ओशियनिक क्रस्ट जब बेसोल्टिक है तो रिज जो बनेंगे ओशियन में वो क्या होंगे भाई, वो एसिडिक होंगे क्या? ठीक है। तो ये चीजें बहुत से लोग समझ नहीं पाए कि कहाँ से पिक हुआ है। ये स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोस्फेयर जो आपका बुकलेट है, ठीक है ना? तो इसको जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, ऐसा हमने कुछ पढ़ा है अपनी बुकलेट के अंदर और वही उचित है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज फाउंड इन मिड ओशियनिक रिजेस। मिड ओशियनिक रिजेस में कौन सी रॉक से मिलकर ये बनता है? तो इसको हम देख लेते हैं। वैसे तो करेक्ट आंसर आपको पता ही है इसका, बेसॉल्ट इज द करेक्ट आंसर क्योंकि सिलिका प्लस मैग्नीशियम वाले रॉक है। ठीक है, तो बेसॉल्ट है क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट का पार्ट होगा ये। अब पहले इसको देखते हैं कि क्यों हमने ऐसा चूज किया। द मिड ओशियनिक ridges is the most extensive chain of mountain on the earth, stretching near about 65,000 kilometers with more than 90% of the mountain range lying underwater in the deep ocean. The massive mid-oceanic ridges system is a continuous range of underground volcanoes that wrap around the global like season or the baseball stretching nearly 65,000 kilometers. The majority of the system is underwater with the average water depth of the top of the ridge 2,500 meters. यहाँ पे मैंने बताया भी था आपको, मिड ओशियनिक रिजेस अकर अलोंग द डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। ये भी क्वेश्चन आता है कि मिड ओशियनिक रिजेस कैसे बनते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर न्यू ओशियन फ्लोर इज क्रिएटेड। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का केस है ये, उसमें डाइवर्जेंस से होती है और कन्वर्जेंस से डिस्ट्रॉय होता है, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। टेक्टोनिक प्लेट स्प्रेड अपार्ट एज द प्लेट सेपरेट मोल्टन रॉक राइजेस टू द सी फ्लोर प्रोड्यूसिंग इनॉर्मस वोल्केनिक steep irregular topography while fast spreading rate produce much wider profile and more gentle slopes. ये आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी, ठीक है। और यहाँ पे फिर मेंशन भी किया गया है कि जो दो वेल एस्टेब्लिश स्टडीज हैं आपकी इस फील्ड में, तो टू well studied mid-oceanic ridge with the global system is the mid-Atlantic ridge. In the East Pacific rise, the mid-Atlantic ridge runs over the center of the Atlantic Ocean, slowly spreading over the rate of 2 to 5 centimeter per year and forming Rift Valley, that is above the depth with the Central Grand Canyon. In contrast, the East Pacific rise is spreading quickly at a rate of 6 to 16 centimeter per year. Due to the fast spreading rate, there is no Rift Valley in the Pacific, just a smooth volcanic summit with a crack along the crest, and this is much smaller than the Atlantic Rift Valley. तो ये बातें आपको याद रखनी है कि मिड ओशियनिक रिज में आपका बेसोल्टिक टाइप का मैग्मा रहता है भाई साहब, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना? और ये भूलना भी नहीं, क्योंकि ये आसान आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही तो है जो स्कोर बनवाते हैं। अरे टाइप ऑफ रॉक हाउ टू फाइंड आपको बताया नहीं गया था। अगर आपका सिलिका और मैग्नीशियम है तो उसको क्या कहते हैं? मैफिक हो गया आपका उधर, तो वो तो बेसोल्टिक होता है। अगर सिलिका और एल्युमिनियम है तो ग्रेनाइटिक होता है, एसिडिक होता है। आपने मिनरल रॉक पढ़ा होगा ना कोमल, वहां पे पढ़ाया गया है, बस आपकी बुकलेट में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा एक बार उसको देखिएगा, वहीं से आइडिया लगेगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोस्फीयर में भी फेल्सिक कौन है, मैफिक कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी बुकलेट के न्यूक्लियर से डायरेक्ट लिया गया है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के पेज नंबर किस पे लिखा हुआ है ये भी आपको बता दूं। अगर जिनको विश्वास ना आ रहा हो, बुकलेट 2 अपने पास रखे और तुरंत तुरंत से खोल के देख लें। मैं बोलने जा रहा हूँ पेज नंबर, फिर मुझे मत दोष देना भाई, क्योंकि मेरे को तो काम है आपको बताने का। तो आप खोल लो, क्योंकि आज भी एक जगह इस पे डिस्कशन हुआ था, तो मैं बता देता हूँ आपको कौन से पेज से लिया गया है। तो आप अपनी बुकलेट 2 में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जैसे ही आप अपनी बुकलेट का खोलेंगे, पेज नंबर 119 और 120, वहीं पे लाइन लिखी हुई है that these nuclear disaster Fukushima 2011 in Japan and Chernobyl disaster 1986 in Ukraine, both are the nuclear disaster। खोल के देखिएगा, आपको आनंद आएगा, कहेगा यार सर तो कैसे एकदम से बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी बुकलेट से लिया गया है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, ठीक है। खोल के देख लेना, अगर नहीं विश्वास आ रहा हो तो। जिनको नहीं विश्वास आ रहा है तो खोल के देख लेना, ठीक है। आपको दिख जाएगा जो मैंने पेज नंबर बोले हैं ना, उन दोनों पेज नंबर पे है ये। हाँ, रुक तो जाओ, 3 भी मेंशन है, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन तो देख लो। आप बुद्धिमानी का सबब भी तो दो, कॉम्बिनेशन तो देखो।
ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन देखो कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर आर लिंक्ड विद न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अब ये तो मुझे पता चल गया कि फुकुशिमा 2011 श्योर शॉट, चेरनोबिल 1986 श्योर शॉट, तो बी और सी तो 110% मेंशन है। और ऐसा बॉस सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको एग्जाम में लिखा होता है चूज द बेस्ट वन। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ अगर एक ही ऑप्शन है गाइस, तो फिर मैं क्यों हटूंगा पीछे, मैं तो बोलूंगा ठीक है बी एंड सी इज करेक्ट, खत्म कहानी, मैं दूसरा तीसरा ऑप्शन कोई देखूंगा ही नहीं। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या मेंशन है, मेरे हिसाब से तो आंसर हो गया बी और सी। भोपाल डिजास्टर तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पे एमिट हुआ था, इसका नहीं लेंगे। मिनामाटा डिजीज मरकरी से आपको पता है 1956। लव कैनाल डिजास्टर, ठीक है, लव कैनाल डिजास्टर भी इससे कंसर्न नहीं है, लव कैनाल डिजास्टर का भी दूसरा है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी तो आपको पता है यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी 1984 में ये हुआ था। यही वो इंसिडेंट था भोपाल गैस ट्रेजेडी का जिसके बाद से इंडिया में पेस्टिसाइड है, बहुत अच्छी बात है। तो यही वो इंसिडेंट था, ये याद रखनी है चीजें आपको, क्योंकि ये दोबारा क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, 2 से 3 दिसंबर 1984 का दिन था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, ये भी ध्यान रखना है, एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, डिटेलिंग मैंने सारी बाकी कर दी है कि कितने लोग मरे, क्या हुआ, ये केस स्टडी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आजकल ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई जा रही है। तो ये था ये तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज था। उसके बाद जो दूसरा इसमें मेंशन है चेरनोबिल, मैंने बताई दिया आपको, यूक्रेन। ठीक है, चेरनोबिल जहां से यूक्रेन रशिया वार हो रही है आजकल, तो चेरनोबिल डिजास्टर जो था ये 1986 में हुआ था। ये रिएक्टर आपका जो है फट गया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ठीक है, यूक्रेन में हुआ था ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 86 जब सोवियत संघ आपका थोड़ा सा एक्टिव रहता था उस टाइम पे। उसके बाद आगे आ जाएंगे तो फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी सबको पता होगा, जहां पे वाटर के अंदर रेडियो एक्टिविटी आ गई थी। ठीक है, तो फुकुशिमा को भी जरूर याद रखें क्योंकि ये पूछा गया है, तो दोबारा भी कुछ मूवमेंट हो सकती है इसके अराउंड। फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट वाज द मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, 2011 में ही हुआ था जापान में। ठीक है, ओकोमा फुकुशिमा में। और यहाँ पे वाटर के अंदर काफी सारी रेडियो एक्टिविटी आ गई थी। ठीक है, और अर्थक्वेक और सुनामी का भी वहां पे थोड़ा सा इशू हुआ था आफ्टर दिस। ठीक है, उसके बाद जो एक और मेंशन किया गया है इन्होंने, लव कैनाल, ये थोड़ा सा, लव कैनाल जो डिजास्टर है इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। लव कैनाल जो है वो नेबरहुड में नाइग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क के। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतने स्क्वायर किलोमीटर पे लैंडफिल थी दैट बिकम द साइट ऑफ इनॉर्मस एनवायरमेंटल डिजास्टर इन 1970 डिकेड्स, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक केमिकल। ठीक है, killed residents and harmed the health of hundreds of people profoundly, the area was clean up over this much, सुपर फंड ऑपरेशन से इसको हमने क्लीन किया, मतलब बहुत सारा इकट्ठा करके। लव कैनाल एरिया वाज ओरिजिनली द साइट ऑफ अबंडेंट कैनाल दैट बिकम द डंपिंग ग्राउंड फॉर नियरली इतना टन्स ऑफ केमिकल वेस्ट। यहाँ पे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, डाइऑक्सिन, पेस्टिसाइड, इनको डंप किया गया, है ना। हुकर केमिकल्स, कंपनी का नाम था जो था हुकर केमिकल एंड प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, ये थे लोग जो इन्होंने इसको फैलाया। तो बाद में इसको फिर रेस्क्यू ऑन कराया गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, लव कैनाल क्या, मिनामाटा आपको पता ही है, मिनामाटा आप पढ़ते हैं, मिनामाटा इज अ बे इन जापान। और डिजीज का नाम मिनामाटा डिजीज, मिथाइल मरकरी कैटाइन। ठीक है, मिथाइल मरकरी कैटाइन इज द कंपाउंड, ये तो आपको पता ही है, ये तो कितनी बार आपने पढ़ा है। ठीक है, मिनामाटा इज द बे इन जापान। ठीक है, मरकरी पॉइजनिंग का ये केस है। ठीक है जी, 1956 में ये केस रिपोर्ट हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, आजकल ईयर से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा जरूर कि मिनामाटा डिजीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द सिटी ऑफ मिनामाटा, कुआमाटो प्रीफेक्चर, जापान इन 1956। ठीक है, और चीसो कॉर्पोरेशन थी जो केमिकल फैक्ट्री के मालिक थे, चीसो कॉर्पोरेशन। ये डिटेलिंग आप पढ़ेंगे एक बार तो थोड़ा सा, और इसमें कंपाउंड का नाम जरूर याद रखें, मिथाइल मरकरी केटाइन, है ना। इसको डांसिंग कैट फीवर भी कहते हैं, मैड कैट सिंड्रोम भी कहते हैं, ये भी इसका एक नया नाम है ना। डांसिंग कैट फीवर भी इसी का नाम है। ठीक है ना, मैड कैट सिंड्रोम भी इसी को कहा गया बाद में आगे चल के, तो ये कुछ कुछ नाम है इसके। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा तो है नहीं इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 में फूड वेब की बात हुई है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो फूड वेब है, वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो जाना चाहिए था आपसे, इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि जब हम डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी को तो हम कहते हैं इंटरैक्टिंग बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, तो इंटरैक्टिंग बायोलॉजिकल कम्युनिटी हमारे वैल्यूएबल है। जब हम कहते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद कहते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद कहते हैं लैंडस्केप, लैंडस्केप के बाद कहते हैं बायोम, बायोम के बाद कहते हैं बायोस्फीयर। तो जब हम ये कहते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरैक्टिंग बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो जब आपने किसी को कम्युनिटी को इंटरैक्टिंग कह दिया, इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि जो भी उसके अंदर आपके फूड वेब्स हैं वो सारे फंक्शनल है, तभी तो वो इंटरैक्टिव है। यहीं से इसका आंसर निकलना था कि फंक्शनल फूड वेब होंगे तभी वो इंटरैक्टिव है, वरना नॉन इंटरैक्टिंग हो जाती। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Which of the following food webs are defined on the basis of impact of a species on the structure of community? देखो कहा ना, तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जो आप बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बेस पे या किसी स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको कहना पड़ेगा फंक्शनल फूड वेब्स या इंटरैक्टिंग फूड वेब्स। ठीक है, अभी पहले मैं ये फूड वेब सारे पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे, उसमें मेंशन भी है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी क्या है। तो ये तो सबको पता ही है, छोटी सी डेफिनेशन जो फूड वेब्स की है कि जी फूड वेब्स क्या होता है ना। तो फूड वेब इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टूल फॉर इलस्ट्रेटेड फीडिंग द रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज विद इन अ कम्युनिटी, रिवीलिंग स्पीशीज इंटरैक्शन एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम। और बहुत सारे फूड चेन जब मिल जाते हैं और इन्वायरमेंट में एक्चुअली में फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है, फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। टाइप्स ऑफ फूड वेब की बात अगर करेंगे तो फूड वेब डिस्क्राइब द रिलेशनशिप या लिंक और कनेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं among the species in an ecosystem, but the relationship vary in their importance to energy flow, dynamics of species population. तो यहाँ पे कुछ कुछ तरह के जैसे फंक्शनल वेब्स हैं, ठीक है, जिनको आप कहते हो इंटरैक्शन फूड वेब्स। दे रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच स्पीशीज इन मैनेजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द कम्युनिटी, वही तो बचा के रखेगी। एंड रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ द स्पीशीज पॉपुलेशन, डायरेक्ट दिखेगा आपको। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके कनेक्टेड है एनर्जी फूड फूड वेब्स है। ठीक है, तो आप इंटरैक्शन फूड वेब्स का हो या फंक्शनल फूड वेब्स का हो, एक ही बात होती है। ये टेबल हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, तीन तरह के बेसिकली है। ठीक है, तीन तरह के हैं जो आपको थोड़ा सा जिन पे गौर फरमाना है। एक होते हैं कनेक्टेड वेब्स, कलर दूसरा लेना पड़ेगा। एक होते हैं आपके गाइस कनेक्टेड वेब्स, एक होते हैं आपके कनेक्टेड फूड वेब्स शोज द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, जो खाली ये दिखाते हैं कि कौन किसको खा रहा है, वो कनेक्टेडनेस के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गए। दूसरे होते हैं एनर्जी फ्लो वेब, ये कनेक्शंस दिखाते हैं क्वांटिफाइड एज एनर्जी फ्लक्स, कि कितनी एनर्जी कौन किसको दे रहा है। ठीक है ना। तो ऊपर दिखाया हमने कौन किसको खा रहा है, दैट इज कनेक्टेडनेस वेब। दूसरे एनर्जी फ्लो वेब, ठीक है, जो ये दिखाते हैं कौन किसको कितनी एनर्जी दे रहा है या कहाँ से कितनी एनर्जी किसके पास आ रही है। और तीसरे होते हैं आपके फंक्शनल वेब्स, ये एम्फेसाइज करते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन ग्रोथ रेट इन अदर पॉपुलेशन, मतलब कम्युनिटी ओवरऑल कैसे ग्रो करेगी, ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी कैसे जाएगा, वो आपको एक इंटरैक्टिंग या फंक्शनल वेब ही बता सकता है अबाउट द कम्युनिटी ग्रोथ। क्योंकि एनर्जी वाले ये बताते हैं कि एनर्जी का फ्लक्स कितना है, कितनी आ रही है कितनी जा रही है। कनेक्टेड वाले ये बताते हैं कौन किसको खा रहा है। फंक्शनल वाले ये बताते हैं कि इन्फ्लुएंस क्या है एक पॉपुलेशन का दूसरी पे, ठीक है, या ग्रोथ रेट पे आपस में क्या इन्फ्लुएंस है उसके बेसिस पे। ठीक है, 10% लॉ एनर्जी फ्लो में लगेगा, यहां नहीं लगेगा, ये अलग चीज आ रही है हाँ। लेकिन 10% लिंडमैन का रूल है, हम मना नहीं कर रहे उसको मुझे। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन के ऊपर, देखो अब तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। तो हमने लिमिटेड ही काम करा है, जितना काम होना चाहिए उसका, पेज बढ़ाने में हमारा कोई नहीं। देखो, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमने उस बात को, आपसे यही चीज पूछी गई है जहां पे पूछनी चाहिए थी। हमने सही क्वेश्चन पूछा है उसने एकदम, क्योंकि कम्युनिटी की डेफिनेशन ना पूछ के, क्योंकि कम्युनिटी इंटरेक्टिंग कम्युनिटी को हम कहते हैं कि लिविंग है हमारा इकोसिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वेब आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्पीशीज, कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है या स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। अब एनर्जी फ्लो वाले तो एनर्जी का हिसाब किताब रखेंगे,
एनर्जी फ्लो वाले एनर्जी का हिसाब किताब रखेंगे, इसको हटाओ। कनेक्टेड वेब्स किसका हिसाब रखेंगे, वो इज ब्यूटिंग मून। कम्युनिटी फूड वेब्स कुछ होता नहीं है, तो आंसर हो गया आपका फंक्शनल फूड वेब्स। फंक्शनल फूड वेब हियर इज द करेक्ट आंसर। और ये ध्यान रखना है हमेशा, फंक्शनल फूड वेब कहो या इंटरैक्टिंग कम्युनिटी कहो तभी इकोसिस्टम का एग्जिस्टेंस है। अदरवाइज गाइस इकोसिस्टम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है जब तक आपकी कम्युनिटी जो है इंटरैक्टिंग नहीं है या फंक्शनल फूड वेब नहीं है। कि ग्रोथ कैसे हो रही है एक की दूसरे से, देयर इज नो पॉइंट। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये ऐसे नहीं है कि ब्लाइंड इज अ किंग इन लाइक सॉरी वन आई पर्सन, जैसे कहते हैं ना अंधों में काना राजा, वैसा क्वेश्चन नहीं है कि देख के पता लगा लो, समझना पड़ेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं छुटपुट, बट ट्रैकेबल है, डीलेबल है। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन नंबर 14? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बता दो भाई। और कल दोबारा किसी से भी पूछ सकता हूं, जो सारे बैठे हैं, जितने क्वेश्चन आज करवाऊंगा उतने पढ़ लेने अच्छे से, ठीक है? क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जितने जितने क्लास के साथ होते जाएंगे वो पढ़ने हैं साथ में। कि सर ने 15 कराए तो 15 पढ़ लो, सर ने 30 करा दिए तो 30 पढ़ लो। कम से कम कुछ तो आपके पल्ले रहेंगे। ऐसे करके स्लो मोशन में एकदम से पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी जो सारा पढ़ सकता है तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले, सिलेबस तो आपका हो ही गया है। आगे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। अरे भैया इससे आसान क्या लोगे? ये क्योटो प्रोटोकॉल भी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपकी बुकलेट में मेंशन है, 1000 टाइम ये रिपीट हो चुका है। मेरे जैसा कोई शरीफ सा बच्चा होता जिसको सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता, वो तो क्या करता, वो इस क्वेश्चन नंबर 15 में पहले निगाहें जमा लेता क्योटो और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। ठीक है, सस्ते तरीके से क्वेश्चन को करना सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, एक में लिस्ट दी हुई है और एक में दिया हुआ ईयर। ठीक है, कि कब आए कब गए। तो ये तो आपको पता है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है दैट इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली डिप्लीशन ऑफ ओजोन के लिए है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन के डिप्लीशन के लिए है ना? तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल तो 1997 में सबसे पहले निर्धारित हुआ। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल तो 1997 में, तो मैं सस्ते वाले को पहले पकड़ूंगा, है ना? और जैसे ही मैंने सस्ते वाले को पकड़ा वैसे ही क्वेश्चन मेरी पकड़ में आ गया। तो आपको सारे ऑप्शन कई बार देखने नहीं होते। आई एम 110% श्योर कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 का प्रोटोकॉल है। बस मैंने क्वेश्चन को यही खत्म कर दिया, बोल दो थम जा, रुक जा, ठहर जा, मैं तुझे सही करूंगा। बस फिर क्या था? आप देखो B4 किस में है, सिर्फ एक ऑप्शन में है B4। और दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको आगे जाना ही नहीं है, जहां पे आप 200% श्योर है, कट दिस ऑप्शन आउट, कट दिस ऑप्शन आउट, कट दिस ऑप्शन ऑल्सो आउट। मेरे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है एग्जाम के अंदर। अगर मैं 120% श्योर हूं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका 1997 में है, तो मुझे देखना ही नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता। मैं क्यों सारे ऑप्शन देखूं, मेरे पास इतना टाइम थोड़ा मैं चारों को चेक करूंगा। फिर भी मैं मिला लेता हूं। मैं उसके बाद चला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 का प्रोटोकॉल है, तो ये भी मैंने मैच कर लिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है सी आपका जो है 1 पे आ गया, 1987 का प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, चलो क्योटो और मॉन्ट्रियल ने मेरी गेम सेट कर दी। उसके बाद अब बाकी अपने आप ही मिल जाएंगे। ए आपका हो गया थर्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 2005 का है ना? आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जिसके गुप्ता सर, अनिल कुमार गुप्ता अभी चेयरमैन, थोड़े दिनों पहले हट गए। उसके बाद आपका डी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना? तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। बस वो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। और इनका सबका इतिहास हमने लिखा हुआ है, मॉन्ट्रियल का भी क्योटो का भी। तो
आंसर यहाँ हो गया थर्ड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार ना क्वेश्चन दिख रहा होता है बहुत हैवी है, लेकिन वो हैवी होता नहीं है गाइस, वो बहुत लाइट होता है। इट्स ऑल अबाउट टैकलिंग दैट। हाँ, 8 मिशंस वो पहले भी आए हैं नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आपका 2005 में आया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो बात कर रहे हैं 2005 वाले की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये आया, पास बाय राज्यसभा टू अपर हाउस द पार्लियामेंट इन इंडिया। और इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया, द मेन फोकस ऑन द एक्ट टू प्रोवाइड द पीपल आर अफेक्टेड विद द डिजास्टर देयर लाइफ बैक एंड हेल्पिंग देम। उसके बाद क्योटो की हमने बात की, क्योटो आपका 1997 में ये चला जाएगा। उसके बाद आपने बात की मॉन्ट्रियल की, मॉन्ट्रियल 1987 में हो गया, वो सारी चीजें हमने हाईलाइट की है वहां पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया आपका 87 का, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, और जो लास्ट आपने बोला नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज फाउंड एंड लॉन्च इन 2008। एनकैप जो कहते हैं, इसके मिशंस को ध्यान से देख लेना, इसके मिशंस पे क्वेश्चन आ रहा है बार बार। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008, ये इसके मिशन है आपके, जो आपको 8 मिशंस हैं इसके, जो आपको आइडियली पता होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे और आया है। 8 मिशन कौन कौन से हैं? सोलर मिशन, ठीक है, मिशन ऑफ इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, सस्टेनेबल द हिमालयन इकोसिस्टम, मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये जो सातों मिशन है ये इसके हैं। अभी तो ये मैचिंग की फॉर्म में आया, लेकिन इस पे एक क्वेश्चन ऐसे भी आया है सिंपल सीधा कि कौन सा इसका मिशन नहीं है। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताओ। डिबेट कर लो, यहाँ पे लड़ लो, कुछ भी कर लो, एग्जाम में गड़बड़ मत करना, बस पहले जितनी गलती करनी है कर लो। इसीलिए कह रहा हूं 2023 से लेके 2018 तक का सोल्यूशन जो है, जितने पेपर है उनको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है मुन्ना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अपनी 4 बुकलेट और उस सोल्यूशन से आपका पेपर दोबारा खड़ा होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, इतना तुमने पढ़ ही लिया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, बहुत समय पहले 2017-18 के टाइम पे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये दोबारा से आ गया। ठीक है, ये दोबारा से आ गया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको ये बताना है कि स्पीड किसकी ज्यादा होती है, मास मूवमेंट किसका ज्यादा होता है इन सारे प्रोसेस में से। यही क्वेश्चन आया था उस टाइम पे भी रिपीटेड, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर असाइनमेंट आप सारे करके जा रहे हो तो आप काफी कुछ फायदा उठा लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान से, क्या कहता है? कहता है अरेंज द फॉलोइंग मास मूवमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, कि किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, वेलोसिटी वाइज सबसे ज्यादा किसकी वेलोसिटी है ना? तो जो सबसे फास्ट है वो सबसे आगे होगा, सबसे स्लो है सबसे पीछे होगा। तो इसको देखते हैं पहले कि जो सारी टर्म है, रॉक फॉल, अर्थ फ्लो, डिब्री फ्लो, अर्थ क्रीप, ये है क्या। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आती है मास वेस्टिंग। ठीक है, जब भी कहीं पे जो स्लोप इम्बैलेंस होता है हिली एरियाज में, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाँ 2018 में आया हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन अगर कम हो जाता है सॉइल के, तो फिर इसकी एक क्लासिफिकेशन बनाई गई कि स्लोप फेलियर की वजह से किस किस तरह की मूवमेंट हो सकती है हिली एरिया में। ठीक है, उसको देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन देखो बनी हुई है पूरी, ऑटोमेटिकली ये बना रखी है क्लासिफिकेशन, इसमें आपने कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये बनी बनाई क्लासिफिकेशन है। तो इसमें पहले आपको दिया होगा टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे जो जो हमें दिया है हम उसको हाईलाइट कर लेंगे, बाकी तो पढ़ने के लिए है आपको। जैसे इसमें मेंशन किया रॉक फॉल, तो रॉक फॉल की अगर मैं बात करूं, तो रॉक फॉल में टाइप ऑफ मटेरियल क्या होता है? रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं, और जो वर्टिकल और नियर वर्टिकल फॉल प्लस बाउंसिंग इन मेनी केसेस, ये इस तरह का मोशन दिखता है और बहुत फास्ट होता है। रॉक फॉल जो होता है बहुत फास्ट होता है। ठीक है, वेरी फास्ट। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10 मीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होती है। बहुत फास्ट होता है रॉक फॉल जो है, वेलोसिटी के साथ डाटा आपको पता है। फिर इसमें एक बात होती है अर्थ फ्लो की। ठीक है, अर्थ फ्लो से भी पहले डेबरी फ्लो आता है एक। ठीक है, डेबरीज फ्लो, ये देखो मेंशन है डेबरी फ्लो। डेबरी फ्लो में मटेरियल क्या कहता है? सैंड, ग्रेवल, लार्जर फ्रेगमेंट, ये लोग हैं, ये फ्लो करते हैं। सिमिलरली टू मड फ्लो, जैसे मट्टी कहीं खिसकने लग जाती है ना, जो गारा होती है,
इसकी भी फास्ट होती है, मीटर पर सेकंड में ही अप्रोक्सीमेटली इसकी वेलोसिटी रहती है, वैल्यूज नहीं मेंशन है, बट ये ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड में रहती है ना। तो अर्थ फ्लो है मीटर पर सेकंड में, वैल्यूज नहीं है तो वैल्यू बहुत कम रही होगी तभी नहीं है। डेब्री फ्लो आपका ये हो गया, उसके अलावा अर्थ फ्लो और अर्थ क्रीप, ठीक है। एक आएगा आपका इसमें क्रीप, ठीक है, क्रीप, और जिसको आप सोलिफक्शन भी कहते हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। Soil or other overburden, in some case mix with ice also. It flow although sliding motion and may occur. और इसका वेरी स्लो होता है, जो मतलब फ्लो है मिलीमीटर पर ईयर से लेके सेंटीमीटर पर ईयर में, इसका भी काफी कम होता है, ठीक है ना। तो इसका सबसे कम मान लो कि एक साल में सिर्फ मिलीमीटर पर ईयर, मतलब कुछ मिलीमीटर मूव करता है क्रीप, है ना, बिल्कुल सरक रहा है हल्का हल्का, पता ही नहीं चल रहा है, सेंटीमीटर पर ईयर। और एक इसमें मेंशन है आपका अर्थ फ्लो, ठीक है ना, वो अर्थ फ्लो है ना, या मड फ्लो कह लो आप उसको, ठीक है, अर्थ फ्लो और मड फ्लो। तो लूज सेडिमेंट्स विद इन द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट सिल्ट एंड क्ले, और इसमें मॉडरेट रहता है सेंटीमीटर टू मिलीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब आप ऊपर जाओगे, अब आपने स्पीड कर लिया, मुझे तो देख के पता चल गया सबसे फास्ट क्या है, रॉक फॉल है, तो रॉक फॉल सबसे तेज होगा, रॉक फॉल सबसे आगे चलेगा, ठीक है। तो स्लो से फास्ट की तरफ जाना है मुझे, है ना, मुझे जो है स्लो से फास्ट की तरफ जाना है। अब स्लो से फास्ट की तरफ जाना है तो सबसे फास्ट तो कौन है इसमें से, रॉक फ्लो, रॉक फॉल है, और रॉक फॉल सबसे आगे रहे उसमें एक ही ऑप्शन है, रॉक फॉल सबसे आगे रहे वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो रॉक फॉल आपका सबसे फास्ट हो गया। उसके बाद क्या आ गया आपका, डेवरी फ्लो आ गया, ठीक है, सी, और फिर आ गया आपका अर्थ फ्लो, और लीस्ट किसका है, डी, अर्थ क्रीप, क्रीप क्योंकि बिल्कुल सरकना। तो आंसर आपका हो गया गाइस इसमें 2। सिर्फ वैल्यूज का आपको ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है कि स्पीड किस रेंज में होती है, कौन कितना भागता है। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? चलिए जी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे आपको। तो वी आर डन विद 16 क्वेश्चंस। कल जब हम बैठेंगे तो कोशिश करेंगे 20-22 और कवर करें, और ऐसे करके 3-4 दिन में जर्नी हमारी ओवर हो जाएगी। यस यस, मास और ग्रेविटी का रिलेशनशिप होता है, उसमें मास मूवमेंट निकालते हैं आप, कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कितना डिस्टेंस कवर किया, मास वेस्टिंग कहते हैं उसको, जब पढ़ोगे तो मिल जाएगा वो, पुराने पेपर्स में भी आया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया क्वेश्चन है, आज से नहीं आ रहा है, ये बहुत पहले से आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको, और इसको जरा पढ़ के रख लीजिएगा, मतलब ये जो 16 क्वेश्चन हो गए हैं ना, जी हाँ, मास वेस्टिंग यही है, मास वेस्टिंग यही है, ठीक है, इसी को मास वेस्टिंग कहते हैं। ये उसके अलग अलग टाइप है मास वेस्टिंग के, कि जो पहाड़ों से या हिली एरिया से आपका मड है, डेबरी है, ग्रेवल है, कोबल है, खिसकता है ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड, वो अलग अलग फॉर्म में होता है, तो वो कैसे खिसकता है, ठीक है। और ये दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि अभी कितने सारे आपके इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं अक्रॉस द इंडिया जिनमें एप्लीकेबल है। तो व्हेन टुमारो वी विल मीट, वी विल ट्राई टू कवर अप सम मोर 20 क्वेश्चन। तो अगर मैं 15 से 20 क्वेश्चन का भी एवरेज लगाऊं और संडे को भी काउंट करूं, तो 4 से 5 दिन में हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि कुछ छोटे क्वेश्चन भी हैं आगे, तो बड़े हैं तो छोटे भी हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी पार्टिसिपेट करें और सब पढ़ के रखें इसको, क्योंकि ये लास्ट राउंड ऑफ रिगर है इसके ऊपर। इसके पहले वाले सारे सोल्यूशन तो आपके पास है ही, जिसको उनके डिस्कशन सुनने लाइव जो हमने डिस्कस किए थे, पर वो काफी टाइम लगेगा आपका, क्योंकि 4 से 5 घंटे के लेक्चर है, वो मार्च वाले क्लाउड में पड़े हैं, वो मुझसे क्या क्या ऐड हो सकता है, ठीक है। पासवर्ड आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो विद दिस आई विल स्टॉप हियर, वी विल सी यू गाइस टुमारो, और ये आपके क्लाउड पे अवेलेबल होगा, किसी को अगर सुनना हो तो सुन सकता है दोबारा, अंडर द हेडिंग डिस्कशन ऑफ जून 2023 पेपर 2, ठीक है। आई विल स्टॉप हियर, सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम, थैंक यू वेरी मच।